नमस्कार दोस्तों। हम लोग बीपीएससी के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग पॉलिटी देखेंगे। तो ये घटना चक्र का बुक है और हम लोग जितने भी घटना चक्र के टॉपिक्स हैं सबको कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये रहा पहला टॉपिक आपका, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन। तो कुछ पहले थ्योरी देख लेते हैं, उसके बाद चलेंगे प्रश्न पे। भारत का संवैधानिक विकास। भारत का संवैधानिक विकास हुआ था दो तरह से। एक तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत जब पारित अधिनियम 1783 से 1853 ईस्वी तक चला था, और ब्रिटिश ताज के अंतर्गत पारित अधिनियम था 1858 से 1947 तक। कंपनी के अंतर्गत पारित अधिनियम ऐसे हैं। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद का नाम दिया गया एवं उसकी सहायता के लिए एक 4 दिवसीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया था, जिनका कार्यकाल 4 वर्ष रखा गया था। इस एक्ट के अनुसार वारेन हेस्टिंग्स प्रथम गवर्नर जनरल तथा फ्रांसीसी क्लेवरिंग, मानस और बारवेल काउंसिल के सदस्य नियुक्त हुए थे। परिषद गवर्नर जनरल को बंगाल के फोर्ट विलियम की प्रेसिडेंसी के सैनिक एवं असैनिक शासन का अधिकार दिया गया तथा कुछ विशेष मामलों में मद्रास और बम्बई की प्रेसिडेंसियों का अधीक्षण भी करना था। इसी एक्ट के तहत कलकत्ता में 1774 ईस्वी में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश शामिल थे। कंपनी के कर्मचारियों पर निजी व्यापार करने तथा भारतीयों से उपहार लेने पर प्रतिबंध था। ब्रिटिश सरकार ने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी की गवर्निंग बॉडी के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण स्थापित किया। ईस्ट इंडिया एक्ट 1784 द्वारा कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों का पृथक्करण किया गया। इस एक्ट में निवेशक मंडल को कंपनी के व्यापारिक मामलों के अधीक्षक की अनुमति तो दी गई, परंतु राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए नियंत्रण बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया। 1786 के अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपने परिषद के निर्णय को निरस्त करने अथवा लागू करने का अधिकार प्रदान किया गया। गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियां भी प्रदान की गई। ये दोनों अधिकार सर्वप्रथम लॉर्ड कॉर्नवालिस ने प्राप्त किया। 1793 के चार्टर एक्ट के अंतर्गत कंपनी के अधिकारों को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा पहली बार भारतीयों की शिक्षा पर प्रति वर्ष 1 लाख रुपए का खर्च करने का उपबंध किया गया। कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, यद्यपि चीन के साथ तथा चाय के व्यापार पर एकाधिकार बना रहा। 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इस चार्टर एक्ट के धारा 87 के अनुसार कोई भी भारतीय केवल धर्म, जन्मस्थान, वंश और वर्ण के आधार पर सरकारी सेवा के लिए अयोग्य नहीं समझा जाता था। देश के शासन प्रणाली का केंद्रीकरण कर दिया गया। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। कंपनी के समस्त पारिवारिक कार्य समाप्त कर दिए गए तथा भविष्य में उसे केवल राजनीतिक कार्य ही करने थे। गवर्नर जनरल की परिषद में एक कानूनी सदस्य, चौथा सदस्य को शामिल किया गया। सर्वप्रथम मैकाले को कानूनी सदस्य के रूप में शामिल किया गया।
इस एक्ट के तहत सब परिषद गवर्नर जनरल को पूरे भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया। इसी एक्ट में नियुक्तियों के लिए योग्यता संबंधी मानदंड अपनाकर भेदभाव को समाप्त कर दिया गया। 1853 के चार्टर द्वारा विधायी शक्तियों को कार्यपालिका शक्तियों से पृथक करने की व्यवस्था की गई। विधि निर्माण हेतु भारतीय केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना की गई। सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। तो ये रहा हमारा पहला टॉपिक का थ्योरी खत्म। अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। जब 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था तो उस समय सर एलिया इम्फे इसके प्रमुख न्यायाधीश थे। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 तथा सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे की दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो पहला है नियंत्रण परिषद की स्थापना, दूसरा है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, इंग्लिश मिशनरियों की भारत में कार्य करने की अनुमति, गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति। तो हम लोग देखते हैं। तो पहला क्या है, नियंत्रण परिषद की स्थापना पिट्स का भारतीय अधिनियम 1784 ईस्वी में किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना नियामक अधिनियम 1773 ईस्वी में किया गया था। इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति चार्टर अधिनियम 1813 ईस्वी में हुआ था। और गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति चार्टर अधिनियम 1833 ईस्वी में दिया गया था। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किन से भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी? मतलब किससे भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी? चार्टर एक्ट 1813 में, जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823, और तीसरा है प्राच्यविद एवं आंग्लविद विवाद। ये तीनों सही उत्तर है। तो हम लोग आंसर डी मारेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने ओरिएंटल शिक्षा की प्रचलित प्रणाली को हतोत्साहित किया तथा पश्चिमी शिक्षा और अंग्रेजी भाषा को बढ़ावा दिया। 1813 के चार्टर अधिनियम में भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने के प्रावधान को अपनाया गया। 1823 ईस्वी में जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन का गठन किया गया, जिसकी जिम्मेदारी शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए देने की थी। समिति में 10 यूरोपीय सांसद शामिल थे, जिसके अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले थे। इसके बाद गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक 1828 से 1835 ईस्वी के शासनकाल में 7 मार्च 1835 को लॉर्ड मैकाले के प्रस्ताव को स्वीकृत कर भारत में अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम मान लिया गया। भारत में आंग्ल शिक्षा के समर्थकों ने नेता ट्रेविलियम थे, जबकि H.T. प्रिंसेप प्राच्य शिक्षा के समर्थकों के नेतृत्व करता थे। इसी प्रकार चौथा क्वेश्चन देखते हैं। किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय
और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया 1713 का चार्टर अधिनियम के तहत। यह पूछा गया था यूपीआरओ मेंस 2017 में। 5वां क्वेश्चन है, किस अधिनियम ने भारतीयों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? मतलब किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेने लायक बनाया, संभव बनाया? तो ऑप्शन होगा चार्टर एक्ट 1833 ईस्वी में। तो दोस्तों ये हमारा रहा पहला टॉपिक, समाप्त हुआ। तो हम आगे कल देखेंगे दूसरा टॉपिक है ब्रिटिश ताज के शासनाधीन पारित अधिनियम। तो ये हम लोग कल देखेंगे।